खेत के बीच बनी बहू की हरी भरी रसोई। दीदी पहले एसी वाले किचन में खाना बनाते थे, आज धुएं में आंखें जल रही हैं। ये कैसी किस्मत पलटी है हमारी जो हमें यहाँ लाकर पटकी। सच में अपने पुराने दिन बहुत याद आते हैं। किस्मत एक दिन में बदल गई। हमारे वो दिन भी क्या दिन थे जब बाहर बाजार से आते थे और अपने कमरे में आकर फट से एसी का एक बटन दबाते थे और फिर ठंडी ठंडी हवा खाते थे। और याद है स्कूल से आकर हमारे बच्चे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते थे और हमारे एक इशारे पर नौकर हमारा काम किया करता था। बेटा अपनी उस जिंदगी से बाहर निकल आओ, आज की डेट में तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ये गरीब झोपड़ी ही तुम्हारी जिंदगी है। बाप रे, लकड़ी लेने गया था, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। इतनी तेज धूप है, ऐसा लग रहा है गर्मी चेहरे पर चांटा मार रही है। अरे सच में इतनी गर्मी में बच्चे बाहर कैसे खेल रहे हैं? ओहो ये बच्चे भी ना। राजू चिंकी अंदर आ जाओ, इतनी धूप में मत खेलो, बीमार पड़ जाओगे। तब सरिता के कहने पर दोनों बच्चे हंस हंस कर मिट्टी में लोट पोट होकर खेल कर आते हैं। मम्मी हम आ गए। बड़ी मम्मी देखो भैया ने मुझे मिट्टी में गंदा कर दिया। राजू तो बहुत शैतान हो गया है, शर्म नहीं आती छोटी बहन को मिट्टी में गंदा करके। और बाहर इतनी गर्मी है, जा ही क्यों रहे हो, पानी की भी इतनी कमी है। दीजिए माँ जी, और आप सभी ठंडा ठंडा नींबू पानी पी लीजिए, इस गर्मी में तो सिर्फ अभी इसी से ही राहत मिल सकती है। अब जाकर चैन आया। भाभी थोड़ा और मिलेगा? हाँ ले लो। सच में ये बहुत बढ़िया है। मैं तो वो दिन याद करता हूँ जब राजू का बर्थडे था और हम सब कैसे वाटर पार्क में मजे करने गए थे। ले राजू, आज तेरा बर्थडे है, तुझे वाटर पार्क जाना था ना, सब तैयार हो गए ना? हाँ मम्मी जी हम सब तैयार हैं। ये देखिए मैंने अपने लिए ये ड्रेस ली है और जब हम वहाँ से आएंगे उसके लिए मेरे पास अलग से 2 ड्रेस हैं। अरे मेरे बेटे का बर्थडे है, मेरा मेकअप ठीक तो लग रहा है ना? हाँ हाँ दीदी आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। और मैं भी, मेरा बर्थडे है और किसी ने मुझे विश भी नहीं किया आज अच्छे से। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चे। हैप्पी बर्थडे टू यू राजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर सब एक साथ बड़ी सी कार में बैठकर वाटर पार्क जाते हैं और खूब मजे करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं और वापस आ जाते हैं। शुक्रिया दीदी, हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, हमें बाहर से जूस लाना नहीं पड़ता और घर में ही फ्रेश जूस बना लेते हैं। वैसे तो हमें अपने किचन में इतनी गर्मी नहीं लगती, लेकिन अब मैं अपने एसी वाले कमरे में जाना चाहती हूँ। मेरे कमरे में चलो दीदी, बड़ी एलईडी पर नेटफ्लिक्स चिल करेंगे, बच्चे भी स्कूल से आकर वीडियो गेम खेल रहे हैं। तीनों कमरे में जाकर एसी चलाकर सैंडविच खाते हुए नेटफ्लिक्स सीरीज देखते हैं। तभी उनकी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है। ओहो मैं तुम तीनों को कब से ढूंढ रही हूँ, तुम तीनों यहाँ हो। हाँ माँ जी हम फन कर रहे थे, आप भी आओ ना। नहीं नहीं मैं थक गई हूँ, बाहर से आकर मेरे कमरे में पप्पू को भेज देना मसाज के लिए। जी माँ जी। अब अंजना अपने कमरे में चली जाती है। कविता नौकर को कॉल करके अपनी सास के कमरे में भेज देती है और वो उसके पैरों की मसाज करता है। क्या आराम मिल रहा है, मुझे खुशी है कि ये भी ऐशो आराम देख कर गए हैं। तू सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? ओहो क्या हुआ मम्मी, मुझे तो गाना सुनने दो। गाने की बच्ची, मैं तुझसे कब से बात कर रही हूँ, तूने एक भी बात नहीं सुनी मेरी। चल निकल मेरे कमरे से। ओके बाय मॉम। अगले दिन सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी तीनों भाई का ऑफिस का भरोसेमंद आदमी अजीत आता है, जो कि उनके सारे अकाउंट्स और डील्स को पर्सनली हैंडल करता था। अरे आज भाभी ने क्या बना दिया, पनीर टिक्का बिरयानी, हमें भी मिलेगी क्या भाभी जी? हाँ हाँ क्यों नहीं, लीजिए खाइए। वैसे आज कौन से काम से आना पड़ा आपको? अरे तीनों सरगर्मी की वजह से यहीं से ही काम कर रहे हैं, तो घर पर फाइल साइन करवाने के लिए मुझे ही आना पड़ा। दीपक सर, विक्रम सर, मुझे ये बताना था, नई डील मिली है, इन्वेस्टर से बात की है, उन्होंने कहा है अगर हम यहाँ पैसा लगाते हैं तो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाओ बताओ कहाँ साइन करना है? अजी इतनी भी क्या जल्दी है, बिना पढ़े आप कभी पेपर साइन नहीं करते, तो आज भी पढ़ लीजिए। इससे बड़ा टांग अड़ानी है। खैर इस बार पूरे इंतजाम के साथ आया हूँ। ऊपर के पेपर पर भी लगा तो पता ही नहीं चलेगा कि साइन किस पर करवा रहा हूँ, क्योंकि असली कागज तो बीच में है। हाँ बेटा। अरे माँ, इन सब पर बहुत भरोसा करते हैं, ये हमारे पुराने करीबी हैं। अरे और क्या, मैं आपको कोई चोर या धोखेबाज नजर आ रहा हूँ? अरे मैं आपका अपना आदमी हूँ, क्या धोखा दूंगा? हाँ भैया कर दो साइन। सर आप तीनों के सिग्नेचर चाहिए इस डील पर। आप तीनों के बिना कोई डील कैसे क्रैक हो सकती है? हाँ ठीक है, करता हूँ साइन। अजीत की बात सुनते ही तीनों भाई बिना पढ़े उन कागजों पर साइन कर देते हैं। कुछ दिनों बाद बैंक वाले घर आ जाते हैं। देखिए घर और कंपनी अब अजीत जी के नाम है, आप लोगों को जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? इस घर और कंपनी का मालिक मैं हूँ, अजीत कैसे हो गया?
और हम अपने घर से बाहर क्यों जाएं? देखिए वही तो, हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए और जाइए यहाँ से। देखिए मैं बैंक अधिकारी हूँ, टाइम बर्बाद आप मेरा मत कीजिए। मेरे पास पुलिस भी है और पेपर पे आपके साइन हो रखे हैं जो आपने मिस्टर अजीत को दिए हैं। मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है, और यही हुआ। उसने मीठी मीठी बात करके दीपक जी आप तीनों का भरोसा जीत लिया और हमसे हमारी घर कंपनी छीन ली। भाभी, उसने हमारे पेट में छुरा भोंक कर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे, हम तो सड़क पर आ गए। तभी सूट बूट में चश्मा लगाए अजीत आता है, साथ में उसके सिक्योरिटी गार्ड भी थे। अरे चलो चलो जल्दी करो, घर को खाली करो, मैं यहाँ आराम से रहना चाहता हूँ। तभी विक्रम अजीत का जोर से कॉलर पकड़ लेता है। धोखेबाज, एहसान फरामोश, तुझ पर हमने यकीन किया और तूने हमारे यकीन के साथ खेलकर हमें हमारे घर से निकालना चाहा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो क्या जिंदगी भर तुम लोगों की गुलामी करता? आखिर मैं भी कब से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे प्रमोशन नहीं दी, सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझे रखा। सारी बिजनेस डील्स मैं लेकर आता हूँ, प्रॉफिट मैं पहुंचाता हूँ, और अब सब मेरा है। और मेरे साथ ज्यादा हाथापाई करोगे तो पुलिस से अरेस्ट करवा दूंगा। अजीत छोड़ दीजिए, इसके मुंह मत लगिए। अरे इन भकारियों का सामान घर से बाहर उठाकर फेंको। लेकिन प्रीति, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो। तेरे जैसे 2 कड़ी के भिखारी वाले जोकर सी शक्ल वाले के पास मैं रुकूंगी? तूने सोचा भी कैसे? तुझ में नहीं होगी आत्मसम्मान की चीज, लेकिन मुझ में है। एक्चुअली तुम मेरा प्यार डिजर्व करती ही नहीं, करती रानी बनाकर रखता। मुंह तोड़ दूंगा, अपनी जुबान को लगाम दे। पापा ये क्या हो रहा है? दादी आप बताओ। कुछ नहीं बेटा, चलो यहाँ से, हमें कहीं और रहने जाना है अब से। अजीत अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उनका जरूरतमंद सामान निकालकर फेंक देता है। मम्मी बहुत धूप लग रही है, हम सब अपने घर से बाहर क्यों आ गए? घर में चलो ना वापस। बेटा अब से ये घर हमारा नहीं अजीत अंकल का हो गया है, वो वहाँ पर रहेंगे, हमें कहीं और रहने जाना होगा। घर से बाहर निकलते ही पीठ जल रही है। माँ जी हम कहाँ रहने जाएंगे? हमारे घर और कंपनी चली गई। भले ही हमारे हाथों से सब कुछ छिन गया, लेकिन अभी भी हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ हम रह सकते हैं, हमारा बंजर सूखा खेत जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन माँ, वहाँ हम कैसे रह सकते हैं? बहुत गर्मी है और कोई सुविधा भी नहीं है। 10 साल से हम वहाँ कभी नहीं गए। आखिरी समय पिताजी ने ही वहाँ खेती की थी। अपने बच्चों के बारे में सोचो, वहाँ नहीं जाए तो कहाँ जाए? देवर जी, माँ जी सही कह रही हैं, हमें वहीं चलना चाहिए। तब सब लोग उस पुराने खेत की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक धूप में चलते रहते हैं, फिर छांव में बैठते हैं, फिर दोबारा चल पड़ते हैं बच्चों को गोद में लेकर, और आखिरकार अपने हाईवे वाले बंजर खेत की ओर पहुंच जाते हैं। सिर्फ टूटी फूटी खाली झोपड़ी थी जो कि रहने लायक नहीं थी। माँ जी, इसकी शक्ल देखकर आपको लगता है हम यहाँ रह पाएंगे? इतनी तेज धूप में माँ जी बदन जल रहा है, यहाँ तो कोई पक्षी भी अपना घोंसला ना बनाए, हम तो फिर भी इंसान हैं। अरे अंजना जी, आप किशोर जी की पत्नी है ना? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इतनी गर्मी में आप पूरे परिवार के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी बंजर जमीन पर? अब आपको क्या बताएं हमारे साथ क्या क्या हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। आप यहाँ कब तक परेशान होंगे? चलिए मेरे घर चलिए, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। सुरेखा उन्हें अपने घर ले जाकर पानी और खाने का पूछती है। दोनों बच्चे खाना खाते हैं। इतने में अंजना अपने बच्चों के साथ। बहुत बुरा हुआ आपके साथ, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन 1-2 दिन के लिए आपके खाने का प्रबंध कर सकती हूँ। आपने हमारे लिए इतना किया, यही बहुत है। हम कल तक अपने रहने का ठिकाना देख लेंगे। नेहा बहू, जरा और गरम गरम रोटी लेकर आओ, और सब्जी भी। एक आवाज पर सुरेखा की बहू गर्मा गर्म रोटी लाकर उन्हें खिलाती है। एक दिन के लिए वो वहां रहते हैं। सब छत पर सो रहे होते हैं। गर्मी लगती है, लेकिन छोटे पंखे के सामने सब बर्दाश्त करते हैं, और उसकी बहू चाय पकौड़े परोसती है। तब कुड़कुड़ाते हुए रसोई में माँ जी ने भी पता नहीं कैसे भूखे नंगे लोगों को पना दे दिया। मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं और आराम से चाय पकौड़े भर रहे हैं, और मुझे इतने सारे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ रहने से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमें किसी पर ऐसे बोझ नहीं बनना चाहिए। कविता दोनों बहू और सास को वहां से चलने की बात बोलती है। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो इतने सुबह? आंटी जी, अभी धूप तेज नहीं है। हम सोच रहे हैं तेज धूप होने से पहले उस झोपड़ी को थोड़ा रहने लायक बना ले। ऐसे कब तक हम बेसहारा रहेंगे? ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो सब अपने खेत के बीचों बीच टूटी झोपड़ी के पास जाते हैं। तीनों बहू जैसे ही उसके अंदर घुसती हैं तो खांसने लगती हैं। बाप रे दीदी, ये बहुत गंदी, हम कैसे रहेंगे? जी, ये तो टूटा घर है पापा। लेकिन बेटा, यही घर है जो अब हमारा अपना है।
थोड़ी देर में तेज चिलचिलाती धूप हो जाएगी। हमें इस झोपड़ी के पुरानी घास हटाकर नई लगानी चाहिए और मिट्टी से लीपना चाहिए ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, हमें इतनी गर्मी ना लगे, और छत भी पक्की डालनी पड़ेगी। भाभी मैं अभी जल्दी से आपकी मदद करवा देती हूँ। हाँ ये तो है, काम पर लग जाओ और आप लकड़ी वगैरह ले आओ, हम सब मिलकर जब तक सफाई करते हैं। और माँ जी आप बच्चों के साथ बैठ जाइए। हाँ ठीक है। तीनों बहू झोपड़ी के अंदर से सफाई करने लग जाती हैं, सारा कचरा बाहर निकालती हैं। वहीं दोनों बच्चे भी खेल रहे होते हैं और अंजना झोपड़ी के बाहर से सूखी घास की डंडियों को इकट्ठा करके झाड़ू लगा देती है और छोटी बहू घर के अंदर एक चूल्हा तैयार कर लेती है और घास मिट्टी गोबर के लेप से सारी दीवार और छत को लीप देते हैं। ये करते करते तीनों बहू पसीने में भीग जाती हैं। आह बाप रे, मेरी तो कमर दर्द हो गई और भूख से मेरा सर दर्द हो रहा है। हम सबको खाए हुए 4 घंटे हो गए, अब तो बच्चों को भी भूख लग रही होगी। दीदी मैं सोच रही हूँ हमें कुछ बनाना चाहिए, लेकिन कुछ भी बनाने का प्रॉपर सामान नहीं है। उसकी चिंता मत करो रीना, बहुत दूर गया था लेकिन मिर्च मसाले लेकर आ गया हूँ और थोड़ा दाल चावल, क्योंकि पास में कोई सब्जी वाला नहीं दिखा मुझे, बाजार बहुत दूर है। फिलहाल के लिए यही बहुत है देवर जी। मम्मी दादी बहुत प्यास लग रही, पानी चाहिए। हे भगवान माँ जी, हाईवे वाले खेत के चारों तरफ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, घर भी बहुत कम है, पानी कहाँ से आता है? बेटा यहाँ पहले एक कुआं था, सुरेखा जी ने बताया, वो अब सूख गया लेकिन पूरी तरीके से नहीं सूखा। पानी आ सकता है लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें दूर की नदी पर जाना होगा पानी लेने, तभी खाना बना पाओगी। चलो दीदी पानी लेने चले, तभी खाना बन पाएगा, गर्मी से वैसे ही बुरा हाल है। तीनों बहू नदी का रास्ता पूछ पूछ कर नदी किनारे पहुंच जाती हैं। वहां से 3 बाल्टी और मटके भरकर वापस लौटती हैं। बड़ी मम्मी चाची भूख लग रही है, जल्दी खाना दे दो। बस बस बेटा बन गया। थोड़ी देर में खाना बन जाता है। सब लोग खाना खाकर चैन से बैठते हैं, लेकिन गर्मी लग रही थी तो हाथ पंखे से हवा करने लगते हैं। दादी यहाँ एसी नहीं लगा सकते, बहुत गर्मी लग रही है। अब बेटा इस झोपड़ी में एसी क्या, वो कुछ नहीं मिलेगा जो हमारे पास पहले था। क्यों दादी? ये समझ लो बच्चों कि हमने एक नई जिंदगी शुरू करनी है, तो धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ेंगे। जगह बदल गई है ना हमारी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है दादी, तू बहुत छोटी है पागल, बच्चे तुझे क्या समझ आएगा, मैं समझदार हूँ। बस बस अब तुम दोनों लड़ना चालू मत करना, हाँ वरना दोनों की मम्मी तुम्हें और पीट देंगी गर्मी की फ्रस्ट्रेशन में। जब से हमें 1 हफ्ता हो गया इस झोपड़ी में, सच बता रही हूँ, इतना करने के बाद भी हमें झोपड़ी में गर्मी लगती है। हमारी पहले कितनी सुंदर सी रसोई थी ना, लेकिन अब खाना बनाते हुए बहुत गर्मी लगती है। हाँ ये तो है रीना, मैं सोच रही थी कि गर्मी को कम करने के लिए हम अपनी रसोई के आसपास थोड़े पेड़ पौधे लगा लें, जिससे कि गर्मी कम हो जाए। तुम दोनों भूलो मत, खेत के बीचों बीच जो हमारी रसोई है उसकी जमीन एकदम बंजर है, कितने सालों से कुछ उगा नहीं है। हाँ तुम लोगों का ये सब करना बेकार है, सोचना भी मत। अजी अब तो बात साबित करने की बात आ गई है, कुछ करने से पहले हार कैसे मान सकते हैं? अरे थक जाओगी भाभी। हम तीनों स्थिति को थकाने वालों में से हैं। चलो काम पर लगते हैं, इस मिट्टी की जांच करते हैं। पहले रसोई के आसपास उगाना है तो उतनी मिट्टी हटा देते हैं। तीनों बहू मिट्टी को जांचने लगती हैं, खुरपी से मिट्टी उखाड़ती हैं। ऊपर की बंजर फटी हुई सूखी मिट्टी साफ दिखाई दे रही है। इतने में तेज हवा चलती है और सारी धूल उड़ जाती है, सब गंदे हो जाते हैं। थू, अरे मोरी मैया, पूरा मुंह धूल धूल जैसा हो गया। इस मिट्टी को भी अभी उड़ना था, आंख में भी धूल चली गई। वैसे ही कम लोगों ने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, जो अब ये प्रकृति भी हमारे साथ ऐसा कर रही है। तब बहुएं मुंह बांधकर सारी धूल मिट्टी पुराने कंकड़ निकाल देती हैं। तीनों भाई पुराने कुएं के पानी को निकालने के लिए बचे पैसों से मोटर ले आते हैं और एक लंबी पाइप खेत और उस कुएं में डाल देते हैं। 5 मिनट बीत जाते हैं, कोई पानी नहीं आता। अजी कहीं खाली मोटर चलने से फूक ना जाए, हमारे पास एक यही आखिरी उम्मीद है पानी आने की, क्योंकि जब तक इस बंजर भूमि पर पानी नहीं पड़ेगा मिट्टी खिलेगी कैसे? हे भगवान, हमने कभी भी तीनों बहू ने आपकी सच्चे दिल से पूजा की हो तो उसका फल दे दीजिए, इस कुएं से पानी निकलवा दीजिए। सरिता की प्रार्थना करते ही उस कुएं से पहले खराब पानी निकलता है और फिर ताजा पानी आने लगता है। ये देखकर खुशी से सब झूमने लगते हैं। मनीष जी, मैंने आपसे तुलसी मेथी का पौधा मंगाया था, लेकर आए आप? और हो सके तो बीज भी ले आना। अरे बस लेकर आता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। मनीष चिलचिलाती धूप में दूसरे गांव के बाजार में जाकर तुलसी और छोटे मोटे बीज का पौधा ढूंढता है, जो कि उसे मिल जाता है। फिर वो घर ले आता है। 2 दिन सब ठीक रहता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन तेज हवा में लगाए हुए पौधे मर जाते हैं। दीदी ये क्या हो गया? अब ये आंधी की वजह से हुआ है या फिर ये भूमि बंजर है? पता कैसे चलेगा? मैंने धनिया की जड़ डाली थी, वो भी नहीं उगी। लगता है हमारी किस्मत में कुछ है ही नहीं। हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। चलो हम तीनों भाई काम की तलाश में चलते हैं।
तीनों भाई काम की तलाश में पास के गांव में जाते हैं। तब उन्हें किसी ढाबे पर खाना इधर से उधर पहुंचाने का काम मिल जाता है। तो तीनों भाई वही करते हैं और रोज के 100 रुपए 150 रुपए ले आते हैं। लेकिन फिर जब बारिश होती है तो उसके अगले दिन सरिता रीना को रसोई के बाहर छोटी छोटी घास उगी हुई दिखाई देती है। ये देखती जोर से चीख पड़ती है। दीदी, माँ जी, प्रीति, हमारी मेहनत रंग लाई। देखो ना, यहाँ पर छोटा सा धनिया का पौधा हो गया। इसका मतलब इस जमीन में अभी भी जान बाकी है। ये तो चमत्कार हो गया। अब अपने रसोई के आसपास तुम पेड़ पौधे लगा सकते हो, जिससे हमें इस गरीब रसोई में गर्मी नहीं लगेगी। हाँ माँ जी। वो सब इतना खुश होते हैं कि इतने में सुरेखा के साथ एक औरत आती है। मुझे खुशी है कि तुम्हारे खेत में अभी भी जान बाकी है। वैसे भी इतने सालों से काम नहीं हुआ था, इसीलिए ऊपर की मिट्टी सूखी थी। तो क्या सोचा, तुम यहाँ खेती करोगी? आंटी जी, अभी इतना नहीं सोचा, लेकिन हाँ, करेंगे जरूर। माँ जी, आप इन्हें झूठी उम्मीद मत दो। इस बंजर जमीन में कुछ नहीं होने वाला। मरघट बेजान जमीन है। 2 हरी घास क्या गई हो, उपजाऊ समझने लग गई हो। वही तो, मैं नेहा बहू से सहमत हूँ। हमें आपकी सहमति नहीं चाहिए, हम अपने विश्वास पर कायम हैं। इतने में वो सारी औरतें चली जाती हैं। तीनों बहू निराश हो गई थी, लेकिन हार नहीं मानती और अब पूरे खेत में ऊपर की पुरानी सूखी मिट्टी पर हल चलाकर उसे निकालती हैं और घर में जो बची कुची सब्जी के छिलके, चाय की बची चाय पत्ती होती है, उसे मिट्टी में दबा देते हैं। वहीं इतने दिनों में उनकी रसोई के आसपास जो भी धनिया, पुदीना, मेथी, टमाटर के पौधे लगाए थे वो आ जाते हैं, जिससे उनकी रसोई जैसी झोपड़ी में ठंडक रहने लगती है। अरे वाह बहू, तू खाना बना रही है तो पहले जैसी गर्मी नहीं है इस रसोई में। अब तो मुझे भी ठंडक लग रही है। पेड़ पौधे होने का फायदा तो होता है। हमारी मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों में अगर हमारे पूरे खेत में टमाटर, सब्जी, बैंगन, तरबूज, खरबूजा उगने लग गए तो माँ जी, हम यही बेचकर अपना घर चला सकते हैं। हमारे पतियों को भी बाहर धूप गर्मी में भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तो है। दीदी, हमारी रसोई के बाहर तो थोड़ी बहुत हरियाली हो गई है, लेकिन अंदर से रसोई कितनी फीकी है। थोड़ा इसे और सुंदर बनाना चाहिए हमें। हाँ, जिससे अंदर भी थोड़ी और ठंडक हो जाए। मैं तो कह रही हूँ, घिया और तुरई की बेल लगा देते हैं। रसोई के ऊपर से जाएगी और सुंदर भी लगेगी। उस दिन तीनों भाई मेहनत करके एक पंखा खरीद लाते हैं और लगा देते हैं। उस रात वो सब चैन से सोते हैं, क्योंकि उनकी रसोई में अब पहले जैसी गर्मी नहीं थी। दिन गुजरते हैं। तीनों बहू अलग अलग सब्जियों के बीज और पुराने सब्जी के छिलके इत्यादि अपने खेत में डाल देती हैं और कुएं के जुगाड़ू पाइप की सहायता से पूरे खेत में पानी पहुंच जाता है और उसके दबाने से हर तरफ पानी की बौछार निकलती है। आसपास के लोग तीनों बहू को अभी भी कोसते हैं। इतने गर्मी में तुम तीनों बहू शांति से बैठ क्यों नहीं जाती हो? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे खेत के बीच वाली रसोई का। अब तो हमने भी ठान लिया है कि खेत के बीच हम अपनी हरी भरी रसोई बना कर रहेंगे। कर लो कोशिश, मुंह की खाओगी। और निर्मला के जाने के बाद तीनों बहू फिर से खाद डालती हैं। चाची, क्या कर रही हो आप? बेटा, मिट्टी को खाना देंगे तभी वो हमें खाना देगी। अब बस हमें सब्र करना है। फिलहाल के लिए मैं हम सबके लिए ठंडे पुदीने का शरबत बना देती हूँ। सरिता अपनी रसोई के बाहर से कोने में उगाई पुदीना और धनिया को तोड़कर उसे सिलबट्टे पर पीसती और फिर ठंडा मटके का पानी मिलाकर मसाला डालकर सबको देती है। वाह दीदी, तो हमारी ही रसोई का धनिया पुदीने का कितना बढ़िया स्वाद आ रहा है। हाँ, मैं तो तरोताजा हो गई। टेस्टी है पर थोड़ा मिर्ची सा लग रहा है। छोटे बच्चे ऐसे बहुत कम पीते हैं, इसीलिए। तब बाकी सब भी हंसने लगते हैं। इसी तरह तीनों बहू रोज अपने खेत में पानी का छिड़काव करती हैं और प्रार्थना करती हैं। मेहनत करते करते गर्मी में पसीने से परेशान हो जाते थे और कुछ ही समय में उनका पूरा खेत हरियाली से लहराने लगा। रसोई के आसपास बहुत सुंदर घिया, तोरई, केले की बेलें थीं। वहीं तीनों बहू ने टूटे हुए मटके और बोतलों को आधा काट कर उसमें भी छोटे छोटे पौधे डालकर अंदर की रसोई में लटका देती हैं, जो हैंगिंग गार्डन जैसा लग रहे थे। वाओ, इतनी हरी भरी रसोई हमारी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कुछ समय पहले तो कितना खाली था और गर्मी भी। हाँ भाई, लेकिन अब सिर्फ सुकून है। हमारे पास इतनी हरी भरी सब्जियां हो गई हैं कि अब हम इसे खुद बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। कितनी पैसों की दिक्कत हुई, ऊपर से महंगी महंगी सब्जी बाहर से लानी पड़ रही थी जो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं और ये सब तुम तीनों की मेहनत का नतीजा है, जो इतने बंजर खेत के बीचों बीच भी हरी भरी रसोई है। आज तो पार्टी बनती है। मैं हरा भरा कबाब बना लेती हूँ दीदी, और मैं भरवा करेला, बैंगन का भरता, साथ में चावल, रोटी, टमाटर और हरी धनिया की चटनी। ये सुनते ही मेरे मुंह में भाभी पानी आ गया। जल्दी कीजिए ना, चलो अपने खेत से तोड़ने चलते हैं। तीनों बहू एक एक टोकरी लेकर ताजा ताजा धनिया, बेलें से करेले, बैंगन और कोने कोने से धनिया निकाल कर लाती है। कुछ ही देर में उन सब्जियों को धोकर अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाती है और एक बहू चटनी सिलबट्टे पर पीसती है। थोड़ी देर में सब खाना खाते हैं।
उनकी रसोई की खुशबू सुरेखा के घर तक पहुंच जाती है। क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। क्या बनाए खेत के बीच वाली रसोई में? आइए ना आंटी जी, आप भी बैठिए, खाइए। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद ऐसा खाना खाने को मिला है। खा ले, ये मेरी बहुओं की 6 महीने की मेहनत का नतीजा है। सच में हमारे खेत की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ बेटे, अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारे खेत की कुछ सब्जी खरीद सकती हूँ। खरीदना क्यों है आंटी जी, फ्री में ले जाइए आपके लिए। नहीं नहीं बहू, अपने मेहनत की ऐसी बर्बादी मत करो। अब तो तुम्हारा काम चलना शुरू होगा, शुरुआत मुझसे ही कर लो। वैसे तुम्हारी रसोई बाहर से भी हरी भरी लग रही है और अंदर से भी, और ठंडक तो बहुत है। कहाँ ये पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी। सब परिश्रम का फल है आंटी जी। इस तरह थोड़े दिनों में उनकी हरी भरी रसोई और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है और तीनों भाई अपने ही खेत की सब्जियां बेचने जाते हैं। सब्जियां इतनी स्वादिष्ट होती हैं कि हमेशा खाली ठेला लेकर घर लौटते थे, लेकिन आमदनी अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी। मैं बोल रहा था भाभी, हम तीनों भाई पहले ढाबे पर काम करते थे। वहाँ ढाबा बहुत कम है और आसपास के लोग खाना मांगते हैं। अगर टिफिन सर्विस शुरू हो जाए तो ले जाने का काम हमारा, बनाने का आपका। ये तो अच्छा आइडिया दे दिया देवर जी आपने, इससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। इस तरह तीनों बहू अपने हरी भरी रसोई की सब्जियों का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट सब्जी बनाकर टिफिन सर्विस चालू कर देती हैं। अब मनीष टिफिन सर्विस करता है और दोनों भाई सब्जी बेचते हैं। अब उनके हरे भरे खेत में छांव भी होती है, ठंडक भी होती है, जिससे बच्चे अक्सर खेलकर ऊधम मचाते हैं और पक्षी आकर सब्जी खराब करने लगते हैं। ओहो बहू, देखो तो ये पक्षियां चहचहाती हुई अच्छी लगती हैं हमारे खेत में, लेकिन नुकसान भी कर रही हैं। अब इसका क्या तोड़ निकाले माँ जी? हाँ, हमें बीजुका बनाना चाहिए, उससे पक्षियां भाग जाएंगी। मैं बनाता हूँ। विक्रम 2 बांस के सहारे उसे पुराने कपड़े पहना देता है और उल्टी मटकी पर चित्र बनाकर बीजू का तैयार कर देता है। रात में मनीष कुएं से पानी ला रहा होता है कि अचानक बीजू को देखकर चिल्ला पड़ता है। हाँ, अरे भूत भूत भूत, अरे कोई बचाओ मुझे। आवाज सुनकर घर वाले डंडा लिए आते हैं और जब रीना सोलर लाइट जलाती है तो सब लोटपोट होकर हंसने लगते हैं। क्या मनीष जी, आप भी ना, इतना बड़ा आदमी घास के आदमी से डर गया क्या? हाँ चाचू, आप तो डरपोक निकले। तू भी ना, चल अंदर चल और सो जा। अरे हाँ, तो मुझे पता थोड़े था इसके बारे में, मैं नहीं डरा। सब लोग हंसते हंसते घर के अंदर आ जाते हैं। अगले दिन हाईवे से एक गाड़ी गुजरती है जो खूबसूरत हरियाली रसोई को देखकर रुक जाते हैं। सुनिए, बहुत भूख लगी है, आपके ढाबे से 4 प्लेट वेज थाली ले लिए और उसमें क्या क्या है ये भी बता दीजिए। सॉरी सर, मैं माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन हमारा यहाँ कोई ढाबा नहीं है। ओ सॉरी, हमें इतनी सुंदर हरी भरी रसोई देखकर लगा कि ये कोई ढाबा है। कैसा गांव है, आसपास कोई ढाबा भी नहीं है। मोनू को भूख लगी है। आप चिंता मत कीजिए, ढाबा नहीं है तो क्या हुआ, हम आपको अपनी रसोई से खाना खिला देते हैं। अतिथि देवो भव। फिर तीनों बहू उन चारों को खटिया पर बिठाती हैं और मसाला भिंडी मसाले वाला दही, कढ़ी, चावल, रोटी, आलू मेथी के पराठे बनाकर देती हैं। अरे वाह, ऐसा खाना मैंने अपने बचपन में गांव में खाया था और अब आज खा रही हूँ। तुम्हारी सब्जियों में बहुत स्वाद है। ये सब तुम्हारे खेत का है? हाँ आंटी जी, ये सब हमने ही उगाया है ताकि हमारी रसोई हरी भरी दिखे। इतनी सुंदर रसोई तो मेरी भी नहीं है जितनी प्यारी रसोई आपकी है। जी शुक्रिया। आप बुरा ना माने तो आपकी हरी भरी रसोई के साथ हम फोटो खींच सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब वो लोग उनके पूरे खेत में घूमते हैं और अलग अलग जगह सब्जियों के साथ, हरे पौधों के साथ, रसोई के ऊपर की जो बेल जा रही थी वहां पर फोटो खींचते हैं। तीनों बहू को अपनी रसोई की वजह से बहुत गर्व होता है। शाम तक तीनों पति पैसे कमाकर घर आ जाते हैं, तब उन्हें दिन के बारे में बताती हैं। क्या सच में वो लोग तुम्हारे हाथ का खाना खाकर खुश हो रहे थे? हाँ जी, खाना तो हम अच्छा बनाते हैं, इस बात पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन बुरा ये लगा कि हाँ, इस चिलचिलाती धूप में अगर कोई परिवार यहाँ से गुजर रहा है और उसको भूख लग रही तो खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और हमारा खेत तो इतना बड़ा है कि हम अपना खुद का ढाबा चालू कर सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ दीदी, हमें कर लेना चाहिए और इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। लोग यहाँ बैठकर सुकून से खा सकते हैं क्योंकि जगह भी बहुत प्यारी बनाई है तुमने। तो फिर उस रसोई का नाम रख लीजिए, तीनों बहू की खेत के बीच बनी हरी भरी रसोई ढाबा। अब तीनों पति उन्हें जंगल से लाकर और लकड़ियां देते हैं और कुछ अपनी मेहनत से सुंदर सुंदर लकड़ी के टेबल कुर्सी तैयार कर देते हैं और पूरे 3 दिन की मेहनत लगाकर वो खेत के आगे की तरफ एक ढाबा तैयार कर देते हैं, जिससे उनकी हरी भरी रसोई लोगों को और दिखे, और वहां बोर्ड भी लगा देते हैं। अब तीनों बहू 3-4 चूल्हे बना देती हैं। अब आते जाते लोगों को सिर्फ सुंदर हरियाली खेत नहीं, उसकी खुशबू भी अपनी ओर खींचती है और लोग आकर खाना खाने लगते हैं। अरे भाई, क्या बढ़िया खाना है। इतनी गर्मी में इतनी ठंडक है यहाँ पर, मुझे तो बहुत सुकून मिला भाई।
अरे वही मैं तो कहता हूँ राजीव भाई, अब से हम इसी हाईवे से जाया करेंगे ताकि इस ढाबे का खाना भी खाएं। हाँ हाँ बिल्कुल। सुनिए, 2 मक्खन वाली रोटी, ठंडी लस्सी, हरी भुजिया की सब्जी दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब। अब तीनों बहू को यूं मेहनत करता देखकर अंजना की आंखों में आंसू थे। वो अपने खेत की मिट्टी हाथ में उठाकर कहती है, देख प्रीति, जैसे ये जमीन सूख गई थी वैसे हमारी जिंदगी भी सूख गई थी, लेकिन अब प्यार और मेहनत से हमारी जिंदगी भी हरी भरी हो गई है। हाँ माँ जी, हम तीनों बहू ने देख लिया कि आप कैसे खुशी के आंसू बहा रही है, लेकिन रोना अब अलाउ ही नहीं है। हाँ जानती हूँ। इस तरह तीनों बहू की खेत के बीच वाली रसोई को देखकर हर कोई रुक जाता था और उनके ढाबे पर खाना खाता था। तीनों का पति भी ढाबा संभालने में मदद करते थे। 1 महीने में एक ब्लॉगर वहां से खाना खाकर जाता है, जिससे तीनों बहू की हरी भरी रसोई का ढाबा इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। अब लोग दूर से खाना खाने आते हैं और एक दिन जब ये बात अजीत को पता चलती है तो वो भी आता है। उसे देखते ही सबकी आंखें लाल हो जाती हैं। ओहो, तो तुम लोगों को मैंने अच्छे तरीके से बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद भी दोबारा खड़े हो गए। दाद देनी पड़ेगी। बड़े बेशर्म निकले हो जो इतने पर भी यहाँ गए। सुनो, ईमानदारी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन तुम जैसे लोग हमेशा गलत रास्ता ही अपना सकते हैं, दूसरों का हक छीन कर। मुझसे भिड़ो मत, मैं तुम्हें यहाँ भी बर्बाद कर दूंगा। ए, तू निकल यहां से। हम तुझसे पहले धोखा खा गए थे, लेकिन इस बार नहीं। तीनों भाई धक्के मारकर निकाल देते हैं और अजीत गाड़ी में बैठकर चला जाता है। इसका तो हमें गेम बजाना पड़ेगा। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि एक लॉयर को हायर कर सकते हैं और अपना इससे सब कुछ वापस लेकर रहेंगे। बिल्कुल, हम ढाबा संभालते हैं। दीपक, आप एक आदमी इसके पीछे लगवा दीजिए और एक अच्छे वकील को लेकर आ जाइए। ठीक है। तीनों भाई अजीत के पीछे जासूस लगवा देते हैं, जिससे उसके आने जाने का पता चल जाता है। इस दौरान उसके कमरे से कागज चुरा लिए जाते हैं, जो कि लॉयर पढ़ता है। अरे ये तो नकली कागज है। चिंता मत कीजिए, अब आपको सब कुछ अपना मिलेगा। यह सुनते ही अंजना की आंखों में चमक आ जाती है। वकील अजीत के खिलाफ कोर्ट में केस करता है और सबूत पेश करता है। सबूत देखते ही जज अजीत को सजा सुना देता है और असली मालिकों को उनका सब कुछ वापस मिल जाता है और अजीत को 7 साल की सजा होती है। तब तीनों पति उनके हाथ पकड़कर वापस उसी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो रुक जाती हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? जिस मिट्टी ने हमें सब कुछ दिया है हम उसे छोड़ नहीं सकते। अब वही हमारा असली घर है। लेकिन छोटा है। तो क्या हुआ, उसी बनवा लेते हैं और पहले वाले को रेंट पर डाल देते हैं। हाँ ठीक है। उन्हें अपनी धन दौलत वापस मिल गई थी। पुराने घर को वो किराए पर चढ़ा देते हैं और खेत के बीचों बीच बची हुई जगह पर वो एक बड़ा सा फार्म हाउस बनवा देते हैं और अपने लिए एक अच्छा घर, जिससे लोग वहां आकर स्टे करने लगते हैं और वहां का खाना भी खाते हैं। कुछ समय में उनके खेत की सब्जियां ऑनलाइन बिकने लगती हैं और उनका व्यापार और बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अचानक छिन जाए तो क्या आप गांव में नई शुरुआत कर पाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।